GOC देखिए, GOC, इसको पढ़ने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना आना चाहिए आपको, केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में ही हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, फिर आपका VBT, और किस तरीके से हम एसिड बेस कंसेप्ट, ये सब हमें नॉर्मल एसिड बेस कंसेप्ट भी अपने को क्लियर होने चाहिए। एसिड एंड बेस कंसेप्ट भी अपने को क्लियर होने चाहिए। तो जब इतना कुछ क्लियर रहेगा और पीरियोडिक टेबल्स के कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तो आपको फिर इसमें GOC में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चूंकि आप इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये सब कंसेप्ट जो है वो क्लियर हैं, और फिर मैं आपको GOC चालू कर रहा हूँ। तो GOC में हम पढ़ते क्या हैं? तो GOC में हम पढ़ते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं हम, कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने तरीके का होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। अभी परमानेंट इफेक्ट में आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा आता है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ टेम्पररी इफेक्ट में आता है आपका नंबर 1 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा आता है हमारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये इतने सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो मैं आपको पहले जो है मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए, आइए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, सबसे पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का या तो बढ़ा सकता है, नहीं तो घटा सकता है। यानी किसी केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, या किसी केस में वो डिक्रीज हो सकती है। तो हम समझते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो देखिए गौर से, मैंने क्या किया, मैं एक कार्बन चेन बना रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कार्बन चेन बनाया है, और इस कार्बन चेन के साथ मैंने एक X लिया है। एक और मैं कार्बन चेन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। देखिए, ये मैंने इस तरह से कार्बन चेन बनाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, Y ले लिया। अब किसी कंडीशन में कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, और यहाँ पे
Y is more इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्चुअली मोर का केस हो चुका है ये, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये दोनों हमने कंडीशंस ले लिए। एक बार हमने जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन के साथ उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना, और दूसरी बार हमने उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माना। तो होगा क्या कि जब ये जो X सब्स्टिट्यूएंट है, ये X सब्स्टिट्यूएंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा बाहर की तरफ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल माइनस और यहाँ होगा डेल प्लस। अब यहाँ इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई है, तो अब ये वाला कार्बन जो 1 कार्बन है ये 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर 2 वाला इस 3 वाले से खींचेगा, और फिर 3 वाला भी इस 4 वाले से खींचेगा, 4 वाला भी इस 5 वाले से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या कि चूंकि यहाँ पे चार्ज आपका ओरिजिन हो रहा है, इस 1 कार्बन पे चार्ज जो है वो ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज प्लस बना है यहाँ पे भी एक पार्शियल चार्ज प्लस बनेगा, लेकिन ये और ये मतलब कार्बन 1 वाला पार्शियल चार्ज और कार्बन 2 वाला पार्शियल चार्ज दोनों डिफरेंट होंगे। उसी तरह यहाँ पे भी जो डेल बन के आएगा वो आपका डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा, और ये भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। कई बुक्स में ये लिखा होता है कि 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट नहीं होने के मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूस नहीं होता है, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन 3 कार्बन के बाद हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस केस में जब हम आए तो हमें दिखेगा क्या कि कार्बन ने क्या किया है कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बार Y से, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, रिलीज अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, और जब वो पुल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस क्रिएट होगा, और यहाँ डेल माइनस, यहाँ भी डेल माइनस क्रिएट होगा। ये भी अब चूंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसके पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, फिर इस तरह से ये भी और ये भी, मतलब 1 2 3 4 5 सभी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ले लेंगे, पुल करेंगे, और लेकिन जब वो पुल करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इस तरीके से ये आपका क्रिएट होगा। अब बात क्या है कि X सब्स्टिट्यूएंट के वजह से, इस X सब्स्टिट्यूएंट के वजह से आपका हो ये रहा है कि इस X सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हो ये रहा है कि चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, और चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो इसलिए इसे हम बोलते हैं I माइनस इफेक्ट। आप गौर से देखें, फिर से समझें कि इस X सब्स्टिट्यूएंट की वजह से आपके चेन का, इस पूरे चेन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकंड वाले केस में, ये इस केस में Y अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इनको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ रही है तो इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव प्लस इफेक्ट। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर इस जगह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है या जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है दूसरे वाले केस में, फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस है आपका और ये आपका सेकंड केस है,
तो फर्स्ट केस में जितना भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है एक्चुअली, सॉरी, फर्स्ट केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही हो रहा है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ परमानेंट polarization in sigma bonds of the molecule due to difference in इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये आपका इसका डेफिनेशन था, हमने देखा। अब अगर मैं बात करूं, देखो आप कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि डेल्टा 1 प्लस, फिर डेल्टा 2 प्लस, फिर लिखा है डेल्टा 3 प्लस, फिर लिखा है डेल्टा 4 प्लस, और फिर लिखा है डेल्टा 5 प्लस। तो जो डेल्टा 1 प्लस है वो सबसे पास में है, आप देखें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो डेल्टा 1 प्लस है वो सबसे पास में है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, डेल्टा 1 प्लस सबसे पास में है, वही ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, डेल्टा 4 प्लस, ये सभी बाद में क्रिएट हो रहे हैं। तो जो मॉड होगा इनका, जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट देखिए किस ऑर्डर में होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा डेल्टा 5 प्लस। इसी तरह इस केस में भी अगर हम बात करें तो आपका डेल्टा 1 माइनस ओरिजिनेट हो रहा है, इसका मॉड, फिर डेल्टा 2 माइनस इसका मॉड, फिर डेल्टा 3 माइनस ये इसका क्वांटिटी, डेल्टा 4 माइनस और डेल्टा 5 माइनस, ये सभी का क्वांटिटी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा। अब एक और ख़ास बात क्या है कि जब हम इसे देखिए, चार्ज हमेशा पेयर में क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा आपका हर जगह ये लगता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ प्लस माइनस में चार्ज आपका क्रिएट हो रहा है। आप देखें फिर से, ये जो है ये एक्स मॉलिक्यूल पर आपके माइनस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, और बाकी सब पे प्लस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। इन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 सब पे प्लस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। तो होता क्या है, जितने प्लस चार्ज डेवलप हुए हैं उतने ही माइनस चार्ज भी डेवलप हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 प्लस मॉड प्लस डेल्टा 2 प्लस मॉड प्लस डेल्टा 3 प्लस मॉड प्लस डेल्टा 4 प्लस मॉड प्लस डेल्टा 5 प्लस मॉड is equals to डेल्टा माइनस मॉड। उसी तरह यहाँ भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 माइनस मॉड प्लस डेल्टा 2 माइनस मॉड प्लस डेल्टा 3 माइनस मॉड प्लस डेल्टा 4 माइनस मॉड प्लस डेल्टा 5 माइनस मॉड इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस मॉड। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो चार्जेस हैं वो कंजर्व्ड हैं। यहाँ पर चार्जेस पेयर में जो बन रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह फास्ट रिवीजन करेंगे हम जीओसी का। तो हैव अ नाइस डे। थैंक्स स्टूडेंट्स।